ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नासु। ओम शांति शांति शांति। सभी लोगों को नमस्कार। मिशन के मोड़ पड़ावों की बात चल रही थी, तो पिछली दफे शताब्दी समारोह के समापन तक बात हो चुकी थी। उसके बाद थोड़ा समय तो उस आयोजन के बाद की जो वो होती है उसको समेटने में लगा, लेकिन कुछ है 2011 से ही कुछ आंदोलन जो शुरू किए गए थे उन पर जोर देना शुरू किया। तो उस बीच में जो जोर दिया है, जगह जगह सबको प्रेरित किया, युवा मंडल और बाल मंडलों पर जोर दिया। इसको कोशिश ये थी कि युवाओं का एक अलग ही ढंग होता है, उनकी अप्रोच अलग होती है, उनके पास समय भी थोड़ा अलग ढंग का होता है। तो जिसमें युवा में जिसमें युवक युवतियां दोनों ही शामिल हों, फिर अलग अलग की भी बात बनी, वो चला, लेकिन उसमें ये दिया था, उसको गायत्री परिवार यूथ ग्रुप GPYG ऐसा नाम दिया था। और उसमें एक आंदोलन शुरू किया गया था, उसको नाम गया था दिया, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। गायत्री परिवार का जो संगठन था, उसके जो युवा हैं उनसे ये उम्मीद की गई थी कि वो अलग अलग युवा संगठनों से मिलें, उनसे कहें कि अब चूंकि महापुरुषों ने घोषणा की है कि भारत को पूरे विश्व का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना है, वो समय आ गया है फिर से, तो युवाओं को उस ओर घुमाना बहुत जरूरी है। भारत की अपनी और जो पहचान है, लेकिन ये एक डिविनिटी यहाँ की जो है, दिव्यता अध्यात्म, इसकी बहुत बड़ी बात है, तो उसमें युवकों को लाया जाए। तो गायत्री परिवार का युवा संगठन जो है GPYG है, जिसको आप गायत्री परिवार युवा मंडल कह सकते हैं, वो तो कर ही रहे हैं, वो तो साधना स्वाध्याय संयम सेवा सब कार्य करते हैं, लेकिन अन्य संगठनों के आ जाए तो उस आंदोलन को नाम दिया था, तो युवा लोग उसे वो कर नहीं पाए, उन्होंने दिया के नाम से अपना ही एक संगठन रख करके बात शुरू कर दी। मिले जुले काम तो हो ही रहे हैं, तो उसमें युवाओं को ये बताया जाए कि अपने अंदर दिव्यता विकसित करो। भारत की दिव्यता का जब संदेश दोगे, अगर विवेकानंद संदेश देने गए थे उनमें दिव्यता थी, अगर स्वामी राम गए थे तो उनके अंदर वो बात थी, तो युवाओं को अपना जागृत देना है और इस तरह से करेंगे। तो उनसे जो साधना शिक्षा स्वास्थ्य स्वावलंबन वगैरह बात है, उसमें ये दिया था कि इसमें सभी युवाओं को जोड़ें। साधक बनाना जरूरी है कि अगर बहुत स्वस्थ हो गए, बहुत शिक्षित हो गए, संगठित भी हो गए, लेकिन चूंकि संस्कार नहीं होंगे तो इसका उल्टी दिशा में प्रयोग होगा, जैसा बहुत कुछ हो भी रहा है। युवाओं का भटकाव आज भी एक समस्या बना हुआ है। ये स्थिति ना आए क्योंकि युवाओं में ऊर्जा बहुत होती है, वो जिस तरफ चलते हैं बड़े वेग से चलते हैं, ये उनका गुण है। अब जब उनको प्रारंभ में दिशा गलत मिल गई तो वो गलत दिशा में भी बढ़ेंगे, फिर उनको रोकना मुश्किल है। अब उनको समझ में आ गया है तो हुल्लड़ करना है, तो फिर वो हुल्लड़ करेंगे। उनको ये समझ में आ गया कि अनुशासन बनाना, तो अनुशासन भी बना देंगे, क्षमता है। तो ये कहा था, तो उसके लिए कहा था कि युवाओं से कहो कि वो राष्ट्र के साधक बने, अपने व्यक्तित्व को निखारें, जैसा व्यक्तित्व होगा वैसा काम करेगा। जैसे कहा, ये जितने हैं जो आतंकवाद भी फैला रहे हैं, जो काला बाजारी वगैरह वगैरह जो गलत काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों में देखा जाए तो वो सब पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, युवा ही ज्यादा हैं, पढ़े लिखे भी हैं,
संपन्न भी हैं, संगठित भी हैं, शिक्षित भी हैं, फिर दिशा गलत है। तो इसलिए दिशा सही है, इसका आधार है साधना। तो इसके फिर युवाओं को दिए थे, नारे दिए गए थे कि साधक युवा सुसंस्कारी राष्ट्र, राष्ट्र को सुसंस्कारी बनाना है। और जिसका युवक सुसंस्कारी नहीं है, वो राष्ट्र कैसे सुसंस्कारी बनेगा? बुजुर्ग अपनी बात कह रहे हैं, बुजुर्ग हैं कितने दिन के, अभी कल के दिन वो निकल जाएंगे। तो नई पीढ़ी को सुसंस्कारी बनाना है, सामर्थ्य तो उनके पास है। फिर उनको ये कहना है कि अपने स्वास्थ्य को गंवानी, तो स्वस्थ युवा सबल राष्ट्र। जिसका युवा स्वस्थ होगा वो राष्ट्र सबल होगा। हर मोर्चे पर आकर के युवा खड़ा हो जाएगा, चाहे पुलिस का मोर्चा हो या सेना का मोर्चा हो, चाहे अपने सुरक्षा का मोर्चा हो, चाहे शिक्षा, कहीं भी जो मोर्चे हैं, चाहे हरित संवर्धन का मोर्चा हो, युवा आकर के खड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद उससे कहा कि युवा फिर स्वस्थ होना चाहिए। तो स्वस्थ युवा सबल राष्ट्र, शिक्षित युवा श्रेष्ठ राष्ट्र, उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। अब तो शिक्षा का प्रतिशत बढ़ रहा है, सरकार ने भी ध्यान दिया, नहीं तो बहुत कम थी शिक्षा देश में। तो हर युवा को शिक्षित होना चाहिए, कि शिक्षा न होने से ही ये लोगों ने ये देखा है कि जहां पर भी ये चीजें पनप रही हैं गड़बड़ी, वो अशिक्षित को जल्दी बहका लेते हैं लोग। शिक्षित तो पढ़ा है, उसने तो समझा है चीजों को। तो इसको शिक्षित युवा श्रेष्ठ राष्ट्र और संगठित युवा समर्थ राष्ट्र। वो शिक्षित है, वो संगठित भी होना चाहिए। तो जहाँ युवा संगठित होगा, जहाँ युवा संगठन आके खड़ा हो जाएगा, वहां तो कोई काम रुकने की बात ही नहीं पड़ती है। फिर इनको अपने आप में स्वावलंबी होना चाहिए। ये नौकर होने की बात जो है, तो हम लोगों से नौकरी मांगे, हम लोगों को नौकरी दें, क्यों नहीं? तो उसका है स्वावलंबन, युवा स्वावलंबी बनने के, जिसको आजकल भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के नाम से दिया। कुछ अपना शुरू करो। परम पूज्य गुरुदेव ने मथुरा में युग निर्माण विद्यालय जो शुरू किया था, तो उसी बात को उन्होंने पहले भी संकेत कर चुका हूँ, जिसके अंतर्गत उन्होंने 67 में बुलाया था कि हम एक ऐसा विद्यालय खोलेंगे जिसमें एक नई पीढ़ी खड़ी करेंगे युवाओं की। कैसी? जो लोक सेवी हों, लेकिन वो भिक्षाजीवी ना हो, उद्योगजीवी हो। नहीं तो परिपाटी ये थी कि जो आदमी लोक सेवा में उतरेगा वो चंदे पे चलता था, भिक्षाजीवी है ये चंदे पे नहीं। वो अपना एक छोटा सा उद्योग लगा लेंगे, कहेंगे हम लोक सेवी हैं और हम अपना निर्वाह स्वयं करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी यही क्रम किया था, हम पहले बता चुके हैं। अखंड ज्योति संस्थान में जो साहित्य वगैरह छपता बिकता था अखंड ज्योति, उससे वो अपने परिवार का खर्च चलाते थे। हमने वो भी समय देखा है कि आज ऑर्डर नहीं आया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, वो स्थिति। लेकिन वो उसी में सीमित रहे, उन्हें परिवार खर्च के लिए कभी चंदे के पैसे का उपयोग नहीं किया। अपना खान पान, रहना पहनना, मेहमानों का आना, सब उसी में किया। अब कैसे हो जाता था, उनकी अपनी माया है। तो ये उसमें होने की बात है कि इसके लिए स्वावलंबी युवा होना चाहिए। और उसके बाद फिर ये जो कहा, तो साधक युवा सुसंस्कारी राष्ट्र, स्वस्थ युवा सबल राष्ट्र, शिक्षित युवा श्रेष्ठ राष्ट्र, संगठित युवा समर्थ राष्ट्र और स्वावलंबी युवा संपन्न राष्ट्र। ऐसे नारे दिए थे युवा आंदोलन में, लोगों ने जगह जगह लगा भी रखे हैं। ये करने की बात थी। तो उनसे ये कहा और ये कहा, देखो अपना जो करते हैं लोगों ने एक हवा फैला दी, अरे ये खाने खेलने का समय है। अरे खाने खेलने का समय है तो पुरुषार्थ का समय कौन सा होगा? हमारे यहाँ इसीलिए है कि युवैव धर्मशील स्यात्, युवावस्था में ही धर्मशील बन जाओ, नहीं तो अधर्म की तरफ बढ़ जाएगा युवा। तो ये करने के उनको अभी से उस दिशा में लगा दो। तो युवकों को ये कहा गया कि अगर संपन्न राष्ट्र अगर बनाना है तो अभी से आप स्वावलंबी होगा, संगठित तो हो जाएगा। तो इसके लिए युवा संगठन बनाए, उनको ये क्रम दिया। और है भी बहुत बड़े अच्छे स्तर पे आज ऐसे युवा खड़े हो गए हैं तो जो बहुत समर्थ हैं, लेकिन चूंकि वो संस्कार है तो वो अपना समय नहीं निकालते हैं, अच्छी तरह से निकालते हैं। नहीं तो लोगों को, अरे साहब हम तो बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं, अब सेवा के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कहाँ समय निकालें।
लेकिन अपने गायत्री परिवार से, युग निर्माण परिवार से जुड़े जो युवा हैं उसमें से अधिकांश ऐसे हैं जो बहुत अच्छी स्थिति में, जो समय ज्यादा दे सकते हैं वो समय ज्यादा दे रहे हैं, नहीं तो साधन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। भगवान का हिस्सा है। तो ये जो युवाओं का एक आंदोलन चलाया था उसमें से वो अच्छा, फिर बड़े बड़े युवा सम्मेलन भी किए गए, राष्ट्रीय स्तर की भी किए गए, लेकिन उसमें फिर ये पाया कि ये बड़े बड़े युवा सम्मेलन करते हैं, इसमें प्रदर्शन भर अच्छा होता है, सृजन अच्छा नहीं होता और खर्चा बहुत हो जाता है। गायत्री परिवार वाले खड़े तो हो जाते हैं करने के लिए, लेकिन अब युवाओं के पास वो नहीं थी, अपने साधन नहीं, तो इतना हो जाता था कि जिनने बड़े बड़े युवा सम्मेलन किए फिर उनको कई साल अपने उस खर्चे को पूरा करने में जो उनको करना पड़ा उसमें निकल गए। तो अब ये सोचा कि इसको गुरुदेव की ही योजना के हिसाब से कहते थे कि अगर आदमी का स्वभाव बदलना तो संपर्क से होगा, तो युवा मंडलों को सशक्त किया जाए, और वो क्रम चल पड़ा। इसमें युवा मंडलों ने भी और महिला मंडलों ने भी वो किया। ऐसे ही बालकों को बचपन से ही बच्चों को दिशा मिले करने का है, तो गुरुदेव ने इसीलिए बाल संस्कार शालाओं की बात कही थी। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये कहें कि लोगों से कहें कि ठीक है अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेज दो, तो हम उनका स्कूल का होमवर्क करवा देंगे, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो उनको हम 1 घंटे भेज दो, हम उन्हें धीरे धीरे अक्षर ज्ञान करवा देंगे, और उसी के संस्कार। वैसे कहो अच्छे संस्कार देंगे तो लोग नहीं भेजेंगे, लेकिन ये कहोगे होमवर्क करवा देंगे, स्कूल वर्क करवा देंगे, तो वो तो उसके नाते आते हैं। और फिर जब उनको ये बता देते हैं कि सवेरे कैसे समय से उठना, दिनचर्या कैसी हो, माता पिता को प्रणाम करो, बड़ों का सम्मान कैसे करो वगैरह, तो वो जो उनके स्वभाव में परिवर्तन आता है, तो लोग कहते हैं भाई ये तो बहुत कीमती चीज थी जो छूटी हुई है, ये तो आप चलाओ, तो लोग स्वयं सहयोग करने लगते हैं। और उसका प्रमाण ये है कि हजारों की संख्या में एक एक प्रांत में बाल संस्कार शालाएं चल पड़ी हैं। इसको अधिकांश बहनों ने हाथ में ले लिया है, ठीक है, उनके पास निश्चित समय होता है। तो ये बाल संस्कार शालाओं का क्रम है। इसमें छत्तीसगढ़ ने अपना कीर्तिमान बनाया, गुजरात ने अपना कीर्तिमान बनाया, बिहार वालों ने अपने ढंग से किया। बिहार में तो उन्हें ये प्रयोग किया, बाल संस्कार शाला बच्चों की नहीं होंगी, उनने हर लेवल के लोगों को कष्ट किया कि जो जिस लेवल पर पढ़ रहा है उसी से कहा उनके पास वैसे व्यक्ति निकल आए। तो जो स्कूल पढ़ रहा है स्कूल में, जो कॉलेज में गया है कॉलेज में डिग्री कर रहा है डिग्री, और जो आगे तैयारी कर रहा है कंपटीशंस की उनको भी। और उनमें से कई ऐसे निकले हैं कि जो पहुंच गए IAS बन गए, PCS बन गए। वो उन्होंने अपने पहुंचने के पद पाने के बाद भी बाल संस्कार शाला लगाते हैं, बिल्कुल वैसी सड़क के किनारे, ऐसा लोगों ने प्रमाण किए। तो ये जो बाल संस्कारों का चला, तो ये फिर छात्रों की शालाएं हो गई, और वो छात्र शालाएं जिसको कहते हैं छात्र संस्कार शाला हो गई, और हर लेवल के उसमें अलग ही कीर्तिमान बने हैं। जगह जगह पे उनके बड़े बड़े सम्मेलन हुए, यहाँ से भी लोग गए, उनसे मिला, उनसे इंटरेक्शन किया। अब वो एक तरह से स्वचालित हो गया है। तो इस बीच में इसी का फिर एक वो आया था, जैसे गुरुदेव ने कहा था युग निर्माण विद्यालय के लिए, तो उनका एक ऐसा लोग चले, उसी से आया। गुरुदेव का था स्वालोकम की परिभाषा है, स्वावलंबी लोक सेवी मंडल। कुछ लोग ऐसा कहें कि हम मूलतः लोक सेवी हैं और हमने अपने निर्वाह के लिए एक स्वावलंबन की व्यवस्था बना दी है। ऐसे लोग मिल करके काम करें, और जब यहाँ काम आया तो वो, नहीं तो विशेष समय बस अपना निर्वाह ठीक चल रहा है, अपना इंस्टीट्यूशन ठीक चल रहा है, उसके बाद वो समय निकाल करके लोक सेवा में लगाएं। इसे स्वालोकम कहा था, स्वावलंबी लोक सेवी मंडल, ये चल गया है। इसी का अंग्रेजी में दिया सर्व, SERV, सेल्फ रिलायंट वॉलंटरी एस्टेब्लिशमेंट्स। अंग्रेजी में दिया सर्व माने भी सेवा होता है, और लोक सेवा तो लोक सेवा है ही। तो इस तरह से स्वालोकम और सर्व की स्थापना दी थी, ये कंसेप्ट लोगों को दिया था। इसी के साथ एक और अभियान शुरू कर दिया, वो था देश में और विश्व में जो आती है जल संकट की व्यवस्था, उस पर लोगों का ध्यान खींचना शुरू किया। जल संरक्षण और वन संरक्षण, हरितमा संवर्धन,
ये मिला करके एक अभियान, ये भी 11 से शुरू कर दिया गया था, इसको धीरे से गति दिया। तो खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, हर जगह मेड़बंदी हो, हर जगह वो किया जाए। जहाँ ढलाने हैं पानी बह जाता है, मिट्टी और काट ले जाता है, बरसात तो बरसात देती है, तो उसमें अवरोध खड़े किए। जहाँ जहाँ ढलान है उस ढलान के उसमें बीच में खाइयां खोद दी जहाँ छोटी छोटी, तो उसमें पानी परकोलेट होगा, अंदर समाये, धरती के अंदर जाएगा। क्योंकि जब सिंचाई के लिए लोग पानी लेते हैं तो जमीन के अंदर का पानी समाप्त होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। पहले 50-60 फुट पर मिलता था, अब 200-200, 400-400 फुट पर जा रहा है। हम गहरे उतरते जाते हैं, धरती का पानी समाप्त हो रहा है। तो धरती में पानी अगर समाप्त हुआ तो धरती को पानी देना भी तो है। वर्षा तो बरस रही है लेकिन बह के चला जाता है। एक बड़ी बात है, नगर पक्के कर दिए, जहाँ नाले थे उनको पक्का कर दिया, जहाँ जहाँ आनी हो जाता था। गांव के पोखर समाप्त हो गए, जो पानी भरता था वो अंदर उतर जाता था वहां से रुक करके। तो ये जो था कि इसके करके गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, इसका कोशिशें की जाएं। तो छोटे छोटे पोखर बनाए जाएं, तालाब बनाए जाएं, उसमें किया जाए। और इसी के साथ हरितिमा संवर्धन, इसके वृक्ष गंगा अभियान जोड़ दिया गया कि जहां जहां जल संरक्षण होगा वहां हरितिमा पनपेगी, और जहाँ हरितिमा पनपेगी वहां उसके सहारे पानी जमीन में उतरेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ घास लगी है उसकी जड़ों के सहारे पानी उतरता है, जहाँ छोटी छोटी झाड़ियां हैं वहां उनके सहारे पानी उतरता है, एकदम बह के निकलता नहीं, टकराता है, उनकी जड़ों के नीचे से निकल जाता है। अगर आप इसका प्रमाण देखना चाहें तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में तो कह सकते हैं हिमालय के झरने हैं, हिमालय के ग्लेशियर पिघलते हैं। लेकिन मैदान से निकलने वाली नदियां हैं, नर्मदा है, ताप्ती है, बनास है, दक्षिण की एक गोदावरी है, ये तो सब उसी में से निकली है। कहाँ से निकलता है तो वो पेड़ जो लगे हुए उन्हीं का पानी रिस रिस करके आता रहता है। जो पहाड़ियां हैं, नर्मदा को विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों पे से, बट वन अच्छा मेंटेन है वहाँ, वो वहाँ पानी रिस रिस के आता है। और नर्मदा में कितना पानी हो गया, यहाँ से निकलती है नर्मदा कुंड में, देखो जरा सा कुंड है, और जब वहां से नर्मदा निकलती है नाली की तरह, आप उसको लांग जाओ, उसके बाद कपिल धारा पे आते हुए बढ़ती चली जाती, कितनी बढ़ गई नर्मदा। सारे राजस्थान को वहां से निकाल के सरसद कर दिया, कच्छ तक पानी नर्मदा का ले गए हैं। साबरमती नदी में नर्मदा का पानी जा रहा है। कहाँ से आ गया नदी, यही आ गया। ये वृक्षों का, हरितिमा का प्रताप है। आसपास के जो पहाड़ हैं उनसे निकलने का पानी है कि वो पानी बह करके नदी में आ रहा है या अंदर जा रहा है। इसी को लेकर के बड़े आंदोलन भी चलाए। वो जल पुरुष जी से हमारी कई बैठकें हुई, राजेंद्र सिंह जी, तो उन्होंने वहां पर यही कहा था, वहां लोगों को समझाया उन्होंने। दिल्ली में यमुना का बेल्ट बहुत बड़ा है और उसमें जगह जगह लोगों ने वहां ठेके लेना शुरू कर दिए, यहाँ इसको दे दो। हालांकि एक बहुत पुराना नियम है कि नदी का पानी, बाढ़ का पानी 100 साल तक में जहां तक स्पर्श करता है वो नदी का क्षेत्र माना जाए, वो रेवेन्यू की जमीन ना मानी जाए। अब वो रेवेन्यू वाले उसमें कब्जा करते रहते हैं। तो वहां वो शुरू हो गया था, तो उन्होंने फिर वहां जाकर के आंदोलन किया, कुछ पत्रकारों ने किया, और उसका फिर ये हुआ तो उन्होंने तमाम वो दे दिए पट्टे। तो जो हो गया, फिर जब लेफ्टिनेंट गवर्नर से बातचीत हुई, उन्होंने बताया तुम दिल्ली के लिए पानी के लिए करते हो, अगर जो पानी दिल्ली को मिलता है, ये इतना बड़ा बेड जो नर्मदा, ये यमुना ने बनाया है, इसको करोड़ों साल लगे हैं, इस पर अगर आप पानी रुकने दो तो यहीं से पानी की पूर्ति हो जाएगी। तो जो हो गए थे, बाकी आगे के उनने 40-50 वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर दिए। समझ में आई लोगों के बात। तो ये जो जल संरक्षण की बात है, हरितिमा संरक्षण की बात है, तो उस पर पानी, वृक्ष लग जाते हैं तो वो जो पानी से कटाव है, वो मिट्टी का कटाव रुक जाता है, तो जो मिट्टी का क्षरण हो रहा वो भी नहीं होता, और जड़ों के साथ पानी अंदर उतर जाता है, तो जो भूजल वातर, भूगर्भ वातर जल होता है वो समृद्ध हो जाता है। ये बहुत बड़ी है। तो इसको लेकर के प्रैक्टिकल योजनाएं बनाई। लोगों से कहा गया गांव में जहाँ ऊंचा नीचा होता है, ऐसे तमाम है, इधर आप चले जाओ निमाड़ और ये अपना इंदौर तरफ, यहाँ पर टीले खूब हैं रास्ते चलते, उसको लोगों ने ले लिया है में,
और यही काम किया कि उसमें जो पानी बह करके जाता था जगह जगह अवरोध बना दिए। अवरोध बनाते वहां जलाशय बन गए, जलाशय बन गए तो वहां पर हरितिमा पैदा होने लगी। तो ऐसे ये जो आपका ये क्षेत्र है दक्षिण मध्य प्रदेश का, वहाँ इसकी बहुत संभावना है। तो करीब 200 पहाड़ियां वहाँ हरी हो गई। तो उन्हें इस काम को लोगों ने, गांव वालों ने, गांव के पूरे लोग अपने लोगों ने शुरू किया, तो अभियान चलाया, गांव वालों को समझाया इस पहाड़ी, उन्होंने कहा बहुत अच्छा, उससे लाभ तुम्हारा ये होगा। तो उन्होंने कि अच्छा हम गड्ढे हम खोद देते हैं। तो फिर तरुपुत्र योजना चलाई, तरुपुत्र तरुमित्र, ये योजना चलाई यहाँ से, जो वृक्ष लगे हुए उन्हें मित्र बना लो। और ये निर्जीव नहीं है, ये पौधे हैं, इनके ये जीवंत हैं, इनके साथ बैठो, इनसे संबंध बनाओ। और जिन्होंने संबंध बनाया उनको लगता है कि वहां जाकर कुछ अलग ही वाइब्रेशन मिलता है। तो उन्हें तरुपुत्र, मतलब जिसको जैसे पुत्र को आप कहते हैं, अगर आपने पुत्र दिया, पैदा किया, अगर वो सपूत निकल गया तो आपके कुल की हो गया, कपूत निकल गया तो पिछले भी नष्ट कर देगा आपके। जो कहते हैं बच्चा आएगा तो कुल का नाम बढ़ाएगा, लेकिन कपूत निकल गया तब। लेकिन वृक्ष ऐसा पुत्र है जो कभी कपूत नहीं निकलेगा, ये तो गारंटी है। और उसके लिए करना नहीं, जिस दिन आपके बच्चा पैदा हो उसी दिन आप एक वृक्ष लगा दो। जब तक बच्चा बालक बनेगा तब तक वृक्ष तो बड़ा हो जाएगा, 5-6 साल वो अपना पकड़ लेता है, फिर बच्चा बढ़ता जाएगा और वो तो अपनी सेवा कार्य शुरू कर देगा। आपका पुण्य वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, क्योंकि वो सबको छाया देगा, पशुओं को चारा देगा, लोगों को फल देगा, पर्यावरण को शुद्ध करेगा, ऑक्सीजन खूब सप्लाई करेगा, वगैरह वगैरह। तो ये कहा तरुपुत्र लगाओ ना भाई, ठीक है तुमने पुत्र पैदा किया, अच्छा, फिर देख लो दोनों का अंतर। अगर कपूत हो गया तो तुम्हारा वो कर देगा, लेकिन वृक्ष तो सपूत ही होगा हमेशा। तो तरुपुत्र योजना और तरुमित्र योजना, जो दूसरों ने लगा दी उनको मित्र बना लो, उनसे जाओ। जगह जगह लोगों ने किए, तो वहां जा करके वृक्ष लगा दिए कि अच्छा लगाते हमें मित्र, तुम बना लो इन्हें, पुत्र बना लो। तो जैसे शहरों में पार्क एरिया था, हर एक के मकान के सामने, उनकी रक्षण शुरू कर दी। गांव में जहां जिसने लगाया तो उनने सुना तो ये है, तो गांव वालों ने गड्ढे खोद दिए, धन वालों ने दे करके पौध की व्यवस्था कर दी, फिर बड़ा आयोजन करके लोगों को अपना अपना पुत्र बनाओ। तो तरुपुत्र योजना से हजारों सैकड़ों वृक्ष इसमें लगाए गए। वो एक बहुत बड़ा अभियान चला है इससे। तो जल संरक्षण और हरितिमा संवर्धन इसका किया गया। तो उसमें एक नाम गुरुदेव के नाम पर पंडित श्री राम शर्मा स्मृति उपवन बनाने की बात कही। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोगों ने वो अपनी एक बड़ी जमीन ले ली, चाहे उनकी हो, ग्राम सभा की हो या चाहे सरकारी हो, कई जगह हुआ। वहां पर जगह जगह की एक त्रिवेणी रोपण की बात कही, जहां सरकारी जमीन है त्रिवेणी रोपण कर दो, पीपल, वट और नीम, इसको लगाना शुरू कर दिए। तो वो हमारे उधर सेंधबाग की तरफ तो सरकार ने कह दिया जितनी उबड़ खाबड़ जमीन है सब में आप लगा दो, उनका कोई उपयोग करो, बस मेंटेन कर लो। और वहाँ सुंदर वन पैदा हो गया। पहले वहाँ सूखा रहता था, पानी नहीं होता था, तो वहाँ के गांव वाले बेचारे मुर्गी और बकरी पालते थे। अब वो पानी होने लगा तो वो खेती करने लगे, और अपने परिवार के लोग उनको उन्नत बीज दिलवा देते हैं, तो उनका बढ़िया अब सब्जियों का होने लगा। तो ये सब चीज जो हरितमय दोनों आपस से जुड़े हुए हैं। तो जहां जहां उनसे कहा तो लोगों ने श्री राम स्मृति उपवन जो किए। तो ग्रामीण क्षेत्र में तो लोग ऐसे लोगों ने बड़े बड़े बना लिए, कई जगह थे। वहाँ राजकोट के उधर गए थे, वहाँ एक पहाड़ी है, उस पर पहले गूगल के पेड़ होते थे। वहाँ के राजा स्वयं आए, अब तो उनका वो नहीं रहा, लेकिन कहलाते तो हैं ही। उनने भी रुचि ली, तो वहाँ पर गुजरात के लोगों ने गूगल के पौधे उपलब्ध करा दिए, उन्हें सबने लगाए, वो फिर से पहाड़ी सरसब्जी हो गई। तो ये ऐसी चीजें हैं कि वन संपदा हमारी इतनी जबरदस्त है, अगर हम इसको तैयार करें तो इसका उपयोग करें तो ये हो जाए। जो समस्या आ गई है जंगल में, अगर फलदार वृक्ष नहीं है तो पशु पक्षियों को खाने को नहीं मिलता, तो या तो उनकी प्रजातियां कम हो रही हैं या तो वो शहर की तरफ भागते हैं, तो उनके साथ हिंसक पशु भी आने लगते हैं। अगर हरितिमा संवर्धन हो जाओ, फलदार वृक्ष लग जाएं,
तो वहाँ पशु पक्षी छोटे छोटे जानवर जो फल गिरते हैं उनसे अपना हों, तो हिंसक पशुओं को वो जंगल में ही आहार मिल जाए, फिर वो शहर की तरफ क्यों आए। तो इसके तमाम हर तरह के लाभ हैं। तो ऐसा करके बहुत तरह से ये प्रयोग किए गए